दोस्तों, ओडिशा की कक्षा 1 से 8 तक की किताबें बंटने को पहुंच गई, बट भी गई और पता चला कि उन किताबों में एक नहीं, दो नहीं, 1678 गलतियां हैं। और इतनी सारी गलतियां पहुंच गई हैं तो जो बच्चे वो पढ़ेंगे, क्या उनको जानकारी सही मिलेगी? ऐसे में तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठ जाते हैं और यही हुआ है। चलिए पूरी बात समझते हैं। जहां पर न्यूटन को पायलट बता दिया गया है, तो ऐसे ब्लंडर मिस्टेक कैसे हुए? ओडिशा सरकार ने 2026-27 के लिए नई स्कूल किताबें लाने का प्रयास किया और इसमें जो किताबें बनी और 9 महीनों के अंदर पूरी प्रोसेस कर दी गई और इतनी सारी किताबें बच्चों में बांट भी दी गई और पता चलता है कि 1678 गलतियां हैं। अब कई लोगों की एक समिति बन गई है, जांच चल रही है, लेकिन अपने आप में टेक्स्ट बुक में इतने सारे एरर होना सिस्टम पर एक सवाल उठाता है, फेलियर को दर्शाता है। अब यहां पे ये फैक्ट याद रहे, 1678 जो गलतियां हैं उसमें से कक्षा 8 में ही 705 गलतियां हैं और उसमें भी साइंस की बुक में 294 गलतियां। जैसे कि मैं पावर प्लांट का ट्रांसलेशन क्या लिख दूं, शक्ति पौधा, ऐसी वाली गलतियां भी। प्लस सिर्फ फैक्ट गलत नहीं है, सिद्धांत यानी कि कॉन्सेप्ट भी गलत है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये साइंस ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट अगर लोगों के बच्चों के मन में वो गलत छप गए तो क्या असर पड़ेगा उसका। अब यहां पे जैसे कि एक तो मैंने न्यूटन की बात की थी, पायलट महान पायलट कह दिया गया जबकि वो महान साइंटिस्ट लिखा हुआ था। इसी तरह से विधानसभा की फोटो ओडिशा की विधानसभा की जगह कर्नाटक की फोटो लगा दी। अब ऐसे में बच्चे देखेंगे अभी तो कंफ्यूज हो जाए। और मंदिर, हम्पी के विट्ठल मंदिर को कोणार्क सन टेम्पल कह दिया गया। अब हम्पी का मंदिर जो है विजयनगर साम्राज्य का मंदिर रहा है और कोणार्क सन टेम्पल जो है वो अलग है, वो रथ मंदिर है जिसमें 24 पहिए हैं, 7 घोड़े हैं, तो दोनों अलग है लेकिन उसमें अलग अलग बता दिया। फिर उसके बाद अब ये जो है जो नियमगिरी हिल्स है झारखंड में दिखा दिया गया, असल में कहां है, ओडिशा में है। अब ये एक बड़ा अपने आप में माइनिंग एरिया, डिस्प्यूट एरिया है, ऐसी गलती कैसे नहीं पता थी बनाने वाले को। फिर उसके बाद बहरामपुर को डिस्ट्रिक्ट कह दिया गया जबकि बेरहमपुर है वो क्या है, शहर है। तो सिटी और जिले में अंतर है। जैसे कि आप किस शहर में रहते हैं, ठीक है, आप इस शहर में लेते हैं, लेकिन आप किस जिले में रहते हैं तो जिला अपने आप में एक व्यापक हो जाता है। अब उसी तरह से बहुत सारे, जैसे कि टेम्परेचर को प्रेशर बना दिया गया, यानी कि हम टेम्परेचर को प्रेशर यानी कि हम तापमान के लिए नापते हैं, लेकिन इसमें बता दिया गया प्रेशर के लिए, ठीक है, फोर्स के लिए। अब उसी तरह से फूड वेव को फूड साइकिल कह दिया गया। तो ये गलतियां हुई क्यों? देखिए, ये कॉन्सेप्ट था मोटा मोटा कि एनसीईआरटी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम लागू करेंगे 2020 की। उसको लागू करने के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उन किताबों को हम ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में वो किताबें थी, उनको ट्रांसलेट करेंगे उड़िया भाषा में, उड़ीसा के लिए। अब उसमें उड़िया भाषा में जब ट्रांसलेट करेंगे तो उस किताबों में जो एग्जाम्पल दिए गए थे उसको उड़िया का टच देंगे, उड़िया के उदाहरण से हम उसको रिप्लेस करेंगे। प्लस उड़िया का कल्चर भी उसमें थोड़ा सा झलके उन किताबों में एग्जाम्पल जब हम दे रहे हो तो ये सब करेंगे। लेकिन इन सब करने के प्रोसेस में, किताबों के ट्रांसलेशन के प्रोसेस में बहुत सारे ब्लंडर हो गए और इसका रिव्यू नहीं हुआ, ये भी समझ में आया। अब इस सारे में हम देखें तो गलतियां जो हैं, जैसे मैथ्स से लेकर हर क्लास में वो कितनी कितनी गलतियां, ये पूरा निकल जाएगा। मतलब कि ये एक पूरा का पूरा बॉक्स है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हम आते हैं उस पर कि ये पूरा प्रोसेस कैसे शुरू हुआ। तो 5 सितंबर 2025 को ओडिशा में करिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ और ये कहा गया कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीईआरटी की किताबों को लेके आएंगे और उसको हम ओडिशा के हिसाब से बनाएंगे, जैसे ओडिशा के लिए चाहिए उसके एग्जाम्पल, उसका टच देंगे। तो 55 किताबें अप्रूव हुई 6 दिसंबर 2025 को और 16 जनवरी को यूनियन मिनिस्टर ने जब इसका रिव्यू किया तो उनको भी लगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, कि हाँ ये तो एक अच्छा पहल है। उनकी तरफ से ये बात के लिए भी हामी भर दी गई और जून 18 तक में ये जो एरर्स थे सामने आ गए। यानी कि 9 महीने में भी हम देखें तो बुक को तैयार होने में 6 ही महीने लगे और 6 महीने में इतनी किताबों का ट्रांसलेशन और इतने सारे बदलाव, इतनी सारी चीजें जिम्मेदारी के साथ सही तरीके से नहीं हो पाई। अब यहां पे देखिए, जैसे कि टाइप 1 में हम देखें 2 तरह से किताबें बनी है। एक तो है जो ट्रांसलेट हुई है, तो 55 जो एनसीईआरटी की किताबें थी वो ट्रांसलेट कर दी गई, ओडिया में अनुवाद किया गया था, एग्जाम्पल वही उड़िया टच वाले। और दूसरा 17 नई किताबें भी बनाई गई थी जिसमें एनसीईआरटी का कोई सहारा नहीं लिया गया था, एकदम फ्रेश किताबें। तो इसमें नए विषय जोड़े गए थे और यहां पे भी खूब सारी मिस्टेक मिली। अब ये यहां पे ये जिम्मेदारी अगर हम तय भी करें तो किसकी करेंगे? तो यहां पे राज्य के स्तर पर शिक्षा को मैनेज करने का काम कौन करता है? SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है वो यही तैयार करते हैं। उड़ीसा के स्तर पर ये
ओडिशा का SCERT करेगा, फिर टेक्स्ट बुक डेवलप करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, टीचर्स को ट्रेन करना, फाइनल अप्रूवल देना। यानी कि एक तरह से देखें तो जिम्मेदारी यहां पे दिखाई देती है। फिर उसके बाद लेकिन हम रूट कॉज पे जाएं, जिम्मेदारी तो है लेकिन उस जिम्मेदारी के पीछे के कारण क्या है, तो उसमें एक तो टाइम की कमी, जो मैंने बताया कि इतनी सारी किताबें और समय सिर्फ 6 महीने का। फिर उसके बाद रिसोर्सेस की कमी। अब यहां पे यह भी हो सकता है कि इतनी किताबों को और एक साथ इतना बर्डन आने के बाद एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उतने ना रहे हों। दूसरी बात, रिव्यू सिस्टम। कोई भी काम होता है मार्केट में, कोई भी किताब आती है तो हमेशा उसका रिव्यू होता है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, उसका रिव्यू होता है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है। यानी कि एक बनाने वाला अलग होता है, उसको रिव्यू करने वाला अलग होता है। फिर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल किसकी है अब इस किताब की, ये भी तो तय होता है, तो वो यहाँ पे नहीं था। इसी वजह से अब उस पर जांच हो रही है। तत्काल कदम के लिए टीचर्स को निर्देश दिए गए हैं, मैनुअली जो भी करेक्शन किया जाना चाहिए वो करेक्शन कराया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन 3 मेंबर की कमेटी बन गई है, रिपोर्ट देना है, स्ट्रिक्ट एक्शन की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन अब इस पर PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की जा चुकी है, और जनहित याचिका दायर की जा चुकी है इसका मतलब यह कि ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है। तो ये मामला भी लंबा जाने वाला है और लंबे एक्शन देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इसका असर जो स्टूडेंट पर पड़ने वाला था वो था कॉन्सेप्ट वो गलत सीखते, अब शायद चूंकि वापस ले लिया गया तो नहीं सीखा जाएगा। एक्स्ट्रा बर्डन अब टीचर पर आ गया है फिलहाल के लिए, कि अब उन्हें जो है कि सुधार करना है वो भी मैनुअली। और अभी नई किताबें हैं नहीं, पढ़ेंगे कैसे बच्चे, ये सवाल है। क्या पुरानी किताबों को ही लागू कराया जाएगा? फिर उसके बाद गवर्नमेंट पर यहाँ पे रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचेगा कि किस प्रकार से जिम्मेदारी नहीं तय की गई, क्योंकि कोर्ट केस का है तो आगे मामला जाएगा। दूसरा ये है, क्या जल्दबाजी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए बहुत कम समय तैयार में ये सब कुछ प्रोसेस हुई? तो बहुत सारी बातें हैं जिसपे आगे आने वाले समय आपको जवाब मिलेगा। फिलहाल के लिए आपके लिए खबर जानना जरूरी था। अब यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम बात करें कि शिक्षा का मुद्दा, ये जो है किसका मुद्दा है, ये आपके लिए एक सवाल हो सकता है। तो मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूंगा, यहां पे सीख क्या मिली है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ट्रांसलेशन सिर्फ भाषा चेंज नहीं करती, कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी होता है। जैसे मैंने पावर प्लांट का कहा, कोई शक्ति पौधा कर दे तो गलत होगा। क्वालिटी कंट्रोल नहीं की जानी चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, यहाँ पे मल्टीपल रिव्यू होने चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर या ये सब चीजों की वजह से दबाव में काम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी जरूरी है कि अंतिम रूप से हर काम की एक जिम्मेदारी किसके पास जाएगी ये तय होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम में एक रेड फ्लैग जो है ये कमजोरी दिखाता है तो इस पर दुरुस्त होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और हो सकता है इससे एक उदाहरण को देखते हुए अन्य राज्य भी इस चीज को ध्यान रखें और इसके लिए अगले स्टेप लें कि वो भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ध्यान रखें। अब बात आती है सारी बातों के सार की, तो 1678 गलतियां मिली और यह 18 जून 2026 की बात है। और कक्षा 1 से 8 तक की किताबों में ओडिशा में, और यहाँ पे सबसे सिंपल उदाहरण यही होगा कि जो न्यूटन है उनको महान पायलट कह दिया गया, महान साइंटिस्ट की वजह से। अब ये ब्लंडर था। और SCERT यहाँ पे जो शिक्षा की जिम्मेदारी वहां पे है उसके पास है। और उसके बाद रिस्पांस में 3 मेंबर की कमेटी बन गई है। इंपैक्ट यहाँ पे स्टूडेंट पे भी होगा, टीचर्स पे भी होगा और एजुकेशन सिस्टम पे सवाल भी होंगे। और उसके बाद सीख की बात है कि टाइम ज्यादा देने की आवश्यकता है, क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है, और इसके साथ ही कि हमें एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ट्रांसलेटर ये भी सही मात्रा में चाहिए जब कोई इतना बड़ा काम हो रहा है। तो फिलहाल के लिए आपसे जो मैं कह रहा था सवाल, उसके पहले एक जरूरी जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे और चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी हो प्रीलिम्स और मेंस की, तो ISGS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहां पे दिल्ली और करोल बाग और नोएडा की क्लासेस आप घर से देख सकते हैं। तो ये कोर्स आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चले जाइए या फिर आप हमें कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे सवाल पर। सवाल है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि RTE किस साल लागू किया गया था? 2007, 8, 9 या 10? हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।